धीरे धीरे, हाँ तो सब याद हो जाएंगे तुम्हें अभी। ठीक है, सब याद हो जाएंगे ऐसे रैंडम है। रेगुलर मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री का पता नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं होगा तो मैथ्स के 3 होंगे, वरना मैथ्स के 2 होंगे वीक में। हाँ नहीं तो हाँ 2 कराएंगे वीक में। और हाँ आज तो मिस मैनेजमेंट हुआ, मतलब 45 मिनट्स का पेपर देंगे। अब 45 मिनट्स के पेपर में मतलब हाँ आपको 2 से 2:45 तक 2 to 2:45 आपको हाँ लेना है। वो तो आज तो बन गया, ये बड़ी बात है कि आज आ भी गया। क्या बेटा है? शाम को आंसर आंसर आप ग्रुप में डालो ना, अपना अपना फोटो खींच के, मतलब अपना खुद का नहीं, मतलब है टेलीग्राम ग्रुप है ना। अच्छा टेलीग्राम ग्रुप नहीं, हम एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लेते हैं। ठीक है, हाँ हाँ वही एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं हम। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है आप सब अपना अपना जब टेस्ट हो तो उसका जो भी आप आंसर की होगा वो आप हाथों हाथ पोस्ट कीजिएगा। जैसे आपका खत्म होता है वैसे ही आप पोस्ट कीजिएगा। अगले अगले टेस्ट से हम ऐसा रख लेंगे, ठीक है ना, ताकि हम हाँ हमें भी पता चले कि आखिर किसके नंबर कितने आ रहे हैं, और उसी का मानेंगे जिसने हाँ उस वक्त डाला है हाथों हाथ टेस्ट खत्म होते ही आंसर की अपना। हाँ जी हाँ वैसे तो आप यदि हाँ स्कूल है या आप नहीं दे रहे हैं तो आप इवनिंग में दें, आपके पास तो पीडीएफ तो आ ही जाएगा, तो आप जब चाहे दें, आप डीपीपी की तरह करें। हमारा मेरा एम ये है कि यदि आप आपके पास समय है, आप बैठ के टाइम बाउंडेशन में करेंगे, हाँ टेस्ट की तरह करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। उससे आपका जो टेस्ट टेम्परामेंट है वो रिफाइन होगा, वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, बाकी तो डीपीपी है, आप करें जब आपको लगता है। हाँ जिन लोगों ने किया है वो दोबारा करें, जैसे आज हाँ एक तरह से प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया ना, यही बात हुई ना। कोई बात नहीं, आज इसको डीपीपी की तरह करें, कल हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज हमें क्या करना था, हमारा कुछ होमवर्क भी था। अच्छा हाँ रिलेशन वाली हमें शीट डिस्कस करनी है एक तो, मॉड्यूल जो है हाँ लेके आओ मॉड्यूल जो है वो हमें एक तो डिस्कशन करना है। अच्छा वो तो हमको हमने पहले ही बता दिया था कि आपको, तो आपको पहले करके रखना था मॉड्यूल डिस्कशन मॉड्यूल ऑफ रिलेशंस। हाँ जी ये हमें करना है, इसके साथ फिर हमारा जो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है वही चलेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने जो अटेम्प्ट किया हाँ टेस्ट, तो आई थिंक 18 क्वेश्चन का था ना। तो उसमें हाँ एक एरर थी, उसमें उन्होंने ऊपर लिख दिया था सिंगल और मल्टीपल चॉइस करेक्ट, जबकि फर्स्ट 5 सिंगल चॉइस से 6 to हाँ 13 जो है वो हाँ मल्टीपल चॉइस से, वो लिखा ही नहीं उन्होंने। आज 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 के लिए सब चलने दो, अगली बार में अपन पहले से ही करेंगे। मैंने पहले पूरा कर लिया, फिर लास्ट में पढ़ा ऊपर मल्टीपल चॉइस है, फिर मैंने स्टार्ट ही किया था मल्टीपल चॉइस चेक करना। वो 1 to 5 हाँ 1 to 5 जो है वो सिंगल चॉइस क्वेश्चन थे, फिर 6 to हाँ 13 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, और इसके बाद जो था वो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अगली बार जो है, और हाँ क्योंकि आज पेपर उन्होंने आज ही बनाया ना, अपन ने कल ही तो डिसाइड किया, तो आज तो बन गया हो गया, ये बड़ी बात है, मतलब इतना आसान नहीं होता है, बट हो गया, ये अच्छी बात है। शुरू हो गया, अगला वाला हमारा प्रॉपर हो जाएगा, मैंने पहले से ही दे दिया है तो वो पहले से बन जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। नहीं दे दिया मैंने उनको, बन के भी आ जाएगा कल तक। जैसे आज तो सुबह ही आज भी देखा था लेकिन देखने में हाँ जो है मुझे नहीं पता इन्होंने ये लिखा ही नहीं, वो तो फिर मुझे बाद में देखने में आया, लगभग एग्जैक्टली शायद 2 बजे के आसपास ही। तब मैंने कहा भी था, मैंने कहा इसको चेंज कर दो कि सर अब तो अपलोड ही होगा। ठीक है कोई बात, चलिए है क्या कहते हैं बेटा, एडवांस में ऐसा होता है क्या कि सिंगल या मल्टीपल लिख देते हैं? हाँ मल्टीपल चॉइस सिंगल हाँ ऐसे आते हैं जिसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है।
हाँ, नहीं वहाँ लिखा हुआ अलग अलग होता है, लेकिन मल्टीपल चॉइस जैसे इसमें आप, हाँ इसमें क्या दिक्कत है, मैं इसको पूरे मल्टीपल चॉइस लिख के दे सकता हूँ, उसमें गलत नहीं है कुछ भी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सिंगल ऑप्शन तो करेक्ट हो ही सकता है, ठीक है, और वो तो लिखा था इसमें सिंगल और मल्टीपल चॉइस, इसलिए यूं लॉजिकली गलत नहीं है कुछ भी। नहीं एडवांस में लिखा रहता है, लेकिन हाँ मतलब वहां पे सिंगल चॉइस अलग लिखा हुआ होता है, सिंगल चॉइस का मतलब उसमें एक ही चॉइस होगी, मल्टीपल चॉइस का मतलब ये नहीं है कि एक से ज्यादा चॉइस सही होंगी, वहां भी सिंगल चॉइस करेक्ट आती है। ठीक है, तो आप तो ये मान के चलो कि एडवांस के मल्टीपल चॉइस वाले थे जिनमें 5 सिंगल चॉइस के थे, बाकी बाकी में ज्यादा चॉइस करेक्ट थी। ठीक है, करें हम लोग, लाइए मदीवल, अब क्या करेगी लाके बता, किया तो है नहीं तुमने, ले आओ। चलिए अभी देखते हैं, तो रिलेशन का मॉड्यूल एक्सरसाइज 1, फर्स्ट 5 में कोई डाउट, 6 to 10 कोई डाउट, कौन सा, इसमें क्या है, कहाँ मार्क किया, ये x अपॉन वाई, x डिविजिबल बाय वाई। फिर 11 से 15, 13 आर बी रिलेशन ओवर द सेट n क्रॉस n, यानी नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पर है, ए बी बिलोंग्स टू सी डी, मतलब ए बी जो है वो रिलेटेड है सी डी से। यहाँ इसका मतलब यहाँ समझेगा, वो ये कह रहा है कि ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली ऐसे होगा। जब बात करेंगे n क्रॉस n की, तो n क्रॉस n में हमेशा ऑर्डर्ड पेयर ही होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे, तो एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से कब रिलेटेड है वो बता रहा है। उसके लिए उसने कंडीशन दे दी क्या, एक्सट्रीम नंबर्स का सम और इनका सम जो है आपस में इक्वल होना चाहिए, a प्लस डी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। बिकॉज ऑफ n क्रॉस n पर हाँ डिफाइन किया हुआ है, तो जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर ही होंगे, ठीक है ना, ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर्ड पेयर से रिलेशन होगा। तो क्या दिक्कत है इसमें, हाँ नहीं बड़े वो ये दिया हुआ ना उसने, n क्रॉस n पर डिफाइन कर रहा है, तो n क्रॉस n के एलिमेंट तो सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ठीक है ना। यदि हम यहाँ पर ये बात करें कि इसके रिफ्लेक्सिव होने की, तो हम a कॉमा बी रिलेटेड है a कॉमा बी से, ये चेक कर रहे हैं, और ऐसा कब कह रहा है, डेफिनेटली इन दोनों नंबर का सम इन दोनों नंबर के सम के बराबर होना चाहिए, तो वो तो है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक की बात करें, तो सिमेट्रिक में जैसे a कॉमा बी बच्चे रिलेटेड है किससे, c कॉमा डी से, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि a प्लस डी जो है वो b प्लस सी के इक्वल हो गया। अब हमें चेक करना है कि ये आगे यदि पीछे आ जाए तो होगा क्या, कि c कॉमा डी जो है वो रिलेटेड होगा नहीं होगा a कॉमा बी से, तो फिर वही इन दोनों का सम b प्लस सी किसके बराबर होना चाहिए, a प्लस डी के, तो डेफिनेटली वो तो है, ऊपर दिख रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया। ऐसे ही ट्रांजिटिव चेक करना है, ठीक है। फिर हाँ 16 to 20 क्या, 14 में क्या है, 14 भी ऐसा ही है काफी हद तक, बस रिलेशन को बदल दिया उसने वहां पर कि भाई हाँ हाँ रिफ्लेक्सिव वो हो जा रहा है, तो ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 14th में 14th में वो कहता है कि ए बी कब रिलेटेड है सी डी से, जब वो कह रहा है ए डी बी प्लस सी और बी प्लस सी ए डी। तो आप इसको देखो बेटा, यहाँ पे आप इसको ऐसे देखोगे तो समझ में आ जाएगा। एक्चुअली ये क्या है, ए डी टाइम्स ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल्स टू बी सी टाइम्स ऑफ ए प्लस डी। इसको ऐसे देखोगे तो कॉम्प्लिकेसी दिखेगी, इसको देखें कैसे, इसको ऐसे देखें,
1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन डी। अब पहले पिछले वाले की तरह हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी तरह हो जाएगा। यदि आप ऐसे लेके चलेंगे तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ज्यादा बढ़िया है बी और सी एक साइड ले लें, ए और डी एक साइड ले लें, तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर 21 to 25 17th डाउट है। A, B are two sets having 3 and 4 elements respectively and having 2 elements in common. The number of relation which can be defined from A to B. ठीक है। 17th A, B are two sets 3 and 4 elements. इसमें 3 elements है, से A, B, C। ये सेट A है, ये सेट B है। सेट B में कितने एलिमेंट कहता है? 4 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट कॉमन है। तो मान लीजिए A, B, D, E, ये वाली सिचुएशन, ठीक। अब हमें क्या करना है? कितने रिलेशन बनेंगे A से B पर, तो उसमें क्या दिक्कत है बताओ? आप सोचो, कॉमन है तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? भाई आप जब हमने यहाँ बात करी थी, जब हमने पढ़ा था कि यहाँ m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यहाँ n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो कहाँ नंबर ऑफ क्या कहते हैं, हमने रिलेशंस कितने बनाए थे बताओ? 2 पावर m क्रॉस n बनाया था। तो वहां क्या कभी लिखा था क्या कि हाँ क्या कहते हैं दोनों सेट में कितने एलिमेंट कॉमन होने चाहिए या सारे अलग अलग होने चाहिए, या ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट है, ऐसा कुछ लिखा था? नहीं। और वैसे भी आप देखो, हमें तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन इनको करना है। आप ये समझो कि ये कह रहा है कॉमन, ये अलग अलग है, मैं तो ये मानता हूं। क्यों? इसके आगे लिखा हुआ है सेट ए, इसके आगे लिखा हुआ है सेट बी। तो अब यहाँ पर ये 3 एलिमेंट इन 4 लोगों को बांटने तो हमारे पास फ्री है सब, अभी भी हम इनको दे सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत ही नहीं है। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि एलिमेंट्स यहाँ से अलग होने चाहिए, सेम होने चाहिए, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो आप इसीलिए दिया हुआ है कि हाँ लोग जो है ज्यादा सोचने लगे, कंफ्यूज हो, उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 21 to 25, 26 to 30, 28 हो गया। फिर एक्सरसाइज 2 किया है क्या अभी? सभी ने कर लिया? ठीक है। 4-5 क्वेश्चंस बाकी हैं पीछे के, बाकी कर लिए हैं। मैंने पूरा दिया था एक्सरसाइज, मैंने तो रिलेशन पूरा बोला था। हाँ। तो फर्स्ट 5 में कोई डाउट? 6 to 10 क्या बेटा? बाइनरी रिलेशन का मतलब, बाइनरी का मतलब क्या होता है? 2। ऑर्डर्ड पेयर को बाइनरी बोल रहे हैं, या उसमें क्या दिक्कत है? ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर्ड पेयर से रिलेशन की बात कर रहे हैं। ऑर्डर्ड पेयर जो दिया हुआ है सी ए बी बी ए, यानी ये बाइनरी तो है रिलेशन, एक सेट को दूसरे सेट से रिलेट कर रहे हैं आप। बाइनरी का मतलब सिर्फ जो 2 है उसी से मतलब है, बाकी कोई और रिलेशन कोई और नहीं है उससे मतलब। फिर क्या कह रहे हैं? 9 नंबर, डिफाइन रिलेशन P ओवर अ क्लास ऑफ n क्रॉस n रियल मैट्रिसेस। अच्छा मैट्रिसेस हैं, छोड़ दो अभी, छोड़ दो, जब मैट्रिसेस पढ़ेंगे तब कर लेना। हाँ। फिर 10th तक हो गया। फिर 11 से 15 किसका? 8th। 8th में क्या है? एक सेट दिया है एंड बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ए क्रॉस ए, ठीक है, डिफाइंड बाय ए बी रिलेटेड टू सी डी इफ एन ओनली इफ ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। वैसा ही तो है जैसा ये किया हमने यहाँ पर। वहां उसने सम की, यहाँ सम की बात करी थी, वहां यहाँ किसकी बात कर रहा है? प्रोडक्ट की बात कर रहा है।
तो काफी कुछ सेम ही है। कौन सा बोला था, 8 है ना। Then the number of ordered pairs which satisfies the equivalence relation with ordered pair 4, 3। क्या दिक्कत है इसका? if only if AD is equals to BC, then number of ordered pairs which satisfies the equivalence relation with ordered pair 4, 3। ठीक भाई, 4, 3 किस किस ऑर्डर पेयर के साथ लेट हो सकता है, किस रिलेशन के साथ? वो रिलेशन जो उसने दिया है, रिलेशन क्या कहता है कि ए बी जो है वो इक्वलेंस रिलेशन है सी डी के साथ। कब? जबकि ए डी इज इक्वल्स टू बी सी है। तो अब आपको यहां सिंपल सी बात है कि मान लीजिए आपने यहां कोई एक एक्स वाई ले लिया, तो आपको क्या चाहिए? आपको एक तरह से अब ये इस रिलेशन के हिसाब से क्या चाहिए, 3x इज इक्वल्स टू 4y। ठीक है, अब आप देख लो यहाँ पे इन, हाँ ये a के एलिमेंट जो है 2 से लेके 30 तक, इनकी x की वैल्यू भी 2 से 30 हो सकती है, y की वैल्यू भी 2 से 30 हो सकती है। कितने एक्स वाई के कॉम्बिनेशन इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या इस लाइन पे लाई कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, जैसे आपने x को फिक्स कर दिया मान लीजिए 2, तो y अपने आप आपको मिल जाएगा कि क्या होगा, क्या y की कोई वैल्यू मिलेगी? क्योंकि यहां साफ साफ दिख रहा है कि ये 3 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल। तो ओवरऑल हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हाँ 12, हाँ एलसीएम के हिसाब से चलेंगे। तो वहां पे हमें ये भी 12 का मल्टीपल बने, ये भी 12 का मल्टीपल बने, तो ही हमें एक्स वाई की हाँ कैसी वैल्यू मिलेगी, इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी। या हम ऐसा सोच सकते हैं कि यहां से y किसके इक्वल, अब क्योंकि हमें पता है x और y दोनों नेचुरल नंबर है जो सेट हमें दिया है उसमें, तो डेफिनेटली ऐसा होने के लिए x को 4 का मल्टीपल होना पड़ेगा। और इधर लाएंगे तो आपको दिखेगा y जो है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो आपका x को 4 का मल्टीपल हो गया, अपने आप y मिलना शुरू हो जाएगा बस। ठीक है ना, ऐसे आप कॉम्बिनेशन बना लें। फिर नहीं नहीं कोई नहीं, नहीं तो आपने कहीं कोई, हाँ आपने कहीं कोई एरर की है, आएगा तो इसी से आएगा। दोबारा करें, 11 से 15, 15th, A1 यूनियन A2 यूनियन AK AI दिस। ठीक है, यानी सारे के सारे AI जो है उनका यूनियन पूरा A आ जाता है, और सारे के सारे AI जो है वो हाँ डिसजॉइंट सेट है। फिर कहता है I नॉट इक्वल्स टू J की बात कर रहा है, और I ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और J लेस देन इक्वल्स टू K। डिफाइन द रिलेशन R from A to A for R x y, y belongs to AI if and only if x belongs to AI, I then R is। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया इसमें क्या करना है? सेट्स की फॉर्म में दिया है इसलिए देखो, सबसे पहले तो क्या कह रहा है, ए के बहुत सारे सबसेट हैं, और सारे सबसेट कौन से? डिसजॉइंट हैं। कौन कौन से? A1 A2 A3 AK, ये सारे के सारे ए के सबसेट हैं और डिसजॉइंट सबसेट, क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन नहीं है। फिर क्या कह रहा है, एक रिलेशन R है A से A पर, वो कैसे बन रहा है? उसमें हर x, y है, जहां y बिलोंग्स टू AI है, x भी हाँ AI है, x और y दोनों ही कहां से हैं? A1 A2 A3 सबसेट्स हैं मतलब दोनों। और फिर क्या कहता है, इफ एंड ओनली इफ दिस देन R इज x, y बिलोंग्स टू AI इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू AI। ठीक है, x यदि AI से है तो y भी AI से है, I जो है 1 से k। हाँ तो ठीक है, इसमें कैसे, हाँ कैसे बनेगा सेट, सोचो R जो बनेगा कैसे बनेगा उसको समझना। वो कहता है y AI से बिलोंग करता है यदि x AI से बिलोंग करता है, तब हमें x और y लेने हैं। तो x को हाँ क्या ले लिया, A1, x को A1 ले लिया, तो फिर y क्या हो जाएगा, y A1 से A के कुछ भी ले सकते हैं। ऐसे ही x को लिया A2, तो y A1 से A के कुछ भी ले सकते हैं। तो वो सारे के सारे ले सकते हैं। जब एक तरह से यदि आप देखोगे तो सारा आ गया है, तो उसमें सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब जब सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा।
भाई तो पूरा, हाँ पूरा का पूरा क्या आ गया, पूरा का पूरा ए क्रॉस ए आ गया, और जब पूरा का पूरा ए क्रॉस ए आ गया तो वो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस पढ़ने में आपको समझ में आना चाहिए। हर एआई से रिलेटेड है। 16 16 से 20, फिर बस यही 19 तक ही है। ठीक है, लीजिए। कल हमने क्या किया था लास्ट में? अच्छा, आप में से कितने लोगों ने किया है ये होमवर्क, किया था रिलेशन वाला? सबने किया है? अच्छा, पहले ही कर लिया था। हाँ, कुछ नहीं किया आपने? क्यों? ये तो बहुत पुराना है। हम्म। बाकी लोग भाई कितने लोग हैं वहां पे जिन लोगों ने नहीं किया है? ऑनलाइन में कितने लोगों ने नहीं किया था? ईमानदारी से बताना। क्योंकि तो पूरा क्यों नहीं किया था बेटा? ये तो होमवर्क मतलब बहुत पहले से मिला हुआ है। चलिए ठीक है, मतलब आप लोगों के पास हाँ एक्सक्यूज तो हमेशा है। ठीक है, यूनिट टेस्ट तो अभी खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद हाँ हो गए ना। हाँ तो अगले, हाँ अगले वाले में मतलब आपकी तरफ से दीप्ति ये नहीं आएगा कि मेरा हाँ ये है वो है, आप पूरा करके आएंगे, है ना? ठीक है। क्या किया था हमने क्लास में लास्ट में, बताएं? ट्रांसफॉर्मेशन में कौन सा किया था? अच्छा, एफ ऑफ मॉड एक्स हमने कर लिया था। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले, फिर हम और ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें। देखिए, फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m for which equation mod of x square minus 5 mod x plus 4 is equals to m has first part no solution, second part exactly one solution, third part exactly two solutions, fourth part exactly three solutions, fifth exactly four solutions, five solutions, seventh part exactly six solutions, eighth part exactly eight solutions। बहुत कॉमन क्वेश्चन है।
स्केच बनाएंगे तो सारे आंसर फिर अपने आप मिलेंगे एक साथ। स्केच बना दिया होगा आपने। ये क्वाड्रेटिक है। यदि हम अभी कहीं पर भी मॉड नहीं देखे तो ये वाला रूट 1 है, ये वाला रूट 4 है, यही है। यदि मैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 की बात कर रहा हूँ, अभी कहीं भी मॉड नहीं देख रहे। अब क्योंकि हमने पूरे फंक्शन पे मॉड लगाया हुआ है तो क्या होगा, ये नीचे वाला ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी पूरे फंक्शन पे मॉड लगाने के बाद जो कर्व बनेगा वो ये बन जाएगा। फिर हमें पता है कि हमने x पर मॉड लगा दिया, यानी fx का स्केच है f mod x के स्केच की बात करनी। क्या होता है f mod x के स्केच में, हाँ, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बना देते हैं। तो जो ग्राफ y एक्सिस के राइट में होता है वैसा का वैसा लेफ्ट में ले लेते हैं। तो बताया यहाँ पर हम इसको सिमेट्रिक बना देना है y एक्सिस के अबाउट, तो ये कर्व कुछ ऐसा हो जाए। ठीक, अब इसमें हमें ये लेवल्स पकड़ने, ये पॉइंट पकड़ने जहां जहां ये हाँ हमें दिख रहे हैं, तो ये तो हमें दिख रहा है 0,4, x0 पर जो y वैल्यू मिल रही है वो 4 मिल रही है, ये 1 और ये 4, तो डेफिनेटली मिड पॉइंट जो है वो 5/2 है। 5/2 पर वैल्यू कितनी है, 5/2 पे वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो माइनस d/4a से भी निकाल सकते हैं आप, और आप चाहे तो x को 5/2 रख के भी निकाल सकते हैं। कितना आ रहा है, 9/4। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये 0,9/4 हो गया। 9/4 डेफिनेटली 2 पॉइंट समथिंग। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट स्केच आ गया। ये तो लेफ्ट साइड का स्केच बना दिया। राइट साइड क्या है, राइट साइड तो y इक्वल्स टू m एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अब हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व में ऐसा, मतलब इस पूरे उसमें ऐसी भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल लाइन एग्जैक्टली ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, फिर यहां सोचे तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं डिफरेंट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो यदि हम पहले वाले की बात करें कि कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को कहीं पर भी इंटरसेक्ट ना करे, यानी डेफिनेटली वो एक्स एक्सिस के नीचे होना चाहिए, यानी यहां हमें दिखता है कि m जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 होगा, m लेस देन 0 होना चाहिए। नहीं, मैं तो इस लेवल को मार्क किया, मैंने इसको मार्क नहीं किया, मैंने इस लेवल, इस पॉइंट को मार्क किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर सेकंड वाला कहता है एग्जैक्टली एक सोल्यूशन। क्या कोई ऐसा हमें हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है जो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करे, इसका मतलब यहाँ हमारा आंसर आएगा m बिलोंग्स टू 5। कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं। थर्ड वाले में दो सोल्यूशन चाहिए, तो दो सोल्यूशन दिखता है, इस लेवल के ऊपर वाली लाइन हमेशा दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब क्लियर है, m कैसा होना चाहिए, 4 to infinity। फिर एग्जैक्टली 3 सोल्यूशन का कोई केस दिख रहा है बेटा, यस एग्जैक्टली ये वाला जो है इसमें 1 2 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट दिख रहा है, यानी m एग्जैक्टली कितना हो जाए, 4 हो जाए। फिर फिफ्थ वाला, हाँ एग्जैक्टली 4 सोल्यूशन के लिए हमें एक तो ये लाइन दिख रही है, ये लाइन 9/4 और 4 के बीच में है, और थोड़ा सोचे तो ये जो हमारा x एक्सिस है ये वाला केस भी 4 पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रहा है एग्जैक्टली, ये वाला देखो आप 1 2 3 4 ये वाला। इसका मतलब यहां पर m जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा 9/4 से लेके 4 यूनियन 0। 5 सोल्यूशन का कोई केस नहीं है, तो डेफिनेटली इसका मतलब यहां फिर 5 आ गया। फिर इसी तरह से 6 सोल्यूशन का केस,
यस एग्जैक्टली 6 सोल्यूशन आपको कब मिलेंगे, जब आप इस वाली लाइन की बात करेंगे, क्योंकि 1 2 3 ऐसे 3 वहां पे, इस तरह से 6 सोल्यूशन आएंगे, तो m का वैल्यू एग्जैक्ट 9/4 होना चाहिए। और 8 सोल्यूशन के लिए आप सभी को दिख रहा है m जो है वो ओपन 0 से 9/4 होगा, तो हमें 8 सोल्यूशन मिलेंगे। इवन अब देखो इसमें हमें मॉड से ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। मान लो अब जैसे मैंने तो m दिया, किसी ने m ना देखकर यहाँ पर कोई नंबर फंसा दिया होता, बोल दिया भैया 2025 है, बताओ कितने सोल्यूशन। तो अब यदि आप देखो सॉल्व करने बैठेंगे या ओपन करने शुरू करेंगे तो आपको लेंदी अप्रोच मिलेगा, और जो क्वाड्रेटिक बनेंगे वो गंदे भी बन सकते हैं, वहां पे इरेशनल रूट वाला भी बन सकता है, तो आसान नहीं होगा। लेकिन ग्राफिकली नंबर ऑफ सोल्यूशन की ही बात कर रहा है, तो हमें समझ में आता है कि इस केस में ग्राफ बनाओ, देखो भैया कितने, तो हमें दिख रहा है इस केस में यदि ये 2025 दिया हुआ है तो एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन है। इवन इफ सोचो उसने यदि मान लो यहाँ पूछा होता सम ऑफ सोल्यूशंस, तो चाहे कितने भी हों सम तो 0 ही आएगा। आप देख लो क्यों, क्योंकि ग्राफ हमारा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, यदि कोई सोल्यूशन हमें पॉजिटिव साइड में मिल रहा है तो करस्पॉन्डिंग नेगेटिव साइड में भी मिलेगा, सम हमेशा कितना होगा, वो 0 होगा। अच्छा मान लो क्या देता है कि दिस इक्वेशन हैज ऑड नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो आप m की वैल्यू बता सकते हैं क्या? तो ऑड नंबर ऑफ सोल्यूशन आपको समझ में आएगा, एक ही केस है, इसके अलावा ऑड नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा ही नहीं। ऑड नंबर में ध्यान रखना है एक सोल्यूशन तो 0 होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि हमारा ग्राफ एक्सिस के बहुत सिमेट्रिकली जितने यहां मिलेंगे उतने यहां भी मिलेंगे, जितने लेफ्ट में मिले उतने राइट में मिलेंगे। तो ऑड मिलेगा कब, जब आपको एग्जैक्टली वाई एक्सिस पर भी एक सोल्यूशन। तो ये सारी चीजें हो सकती है ग्राफिकली बहुत आसानी से सॉल्व की जा सकती है। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। आप मुझे इस इक्वेशन के पहले तो इसका ग्राफ बना दो आप, y इक्वल्स टू 2023 टू द पावर माइनस मॉड x, इसका स्केच बना दे। क्या कहने बेटा? आएगा आएगा सब आएगा, आप थोड़ा अभी वेट करो, सब आएगा, हम आपसे सब पूछेंगे और आप सब अपने आप से आंसर करें, ठीक है, तेज ना भागे, सब आने वाला है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, किसी पॉइंट के अबाउट सिमेट्री, किसी लाइन के अबाउट सिमेट्री, सब आएगी हमारे फंक्शन। बताओ स्केच कैसा, रेजोनेंस है, ऐसे होता है ना रेजोनेंस वाला जो, हाँ अरे मैं तो कम जानता हूँ मैथ्स के अलावा सब कुछ। रेजोनेंस वगैरह तो मतलब मैं मानता हूँ कि बच्चे मुझसे ज्यादा हाँ पढ़े लिखे होते हैं। रेजोनेंस तो एक हाँ टेक्निकल वर्ड भी है ना, हाँ वैसा ही तो है ये, हाँ वो भी है, वहां से भी देख सोच सकते हैं आप, वो उन लोगों ने तो टेक्निकल ग्राफ ही लिया हुआ है। ये ग्राफ बनेगा ना, बच्चे हमेशा टीचर से ज्यादा पढ़े लिखे और जानकार होते हैं, ये सच्चाई है। आप ज्यादा काबिलियत रखते हैं, क्यों, आप 3 सब्जेक्ट में डील कर रहे हैं, और अभी डील करते हुए भी 1-2 साल ही हुए, और हम तो एक ही में कर रहे हैं 25 साल से, तो डेफिनेटली हाँ आप ज्यादा जो है कैलिबर हाँ रखते हैं। तो कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत किया करो, टीचर से भारी हो आप, ठीक है ना। देखो उसका तो हाथ आगे, हाँ तुमने बोला नहीं यहाँ पर हाँ कुछ जिम विम लगवाओ, यहाँ लगवाने की कौन है, काहे मतलब जाने का क्यों, टाइम नहीं है। ये बन रहा है सभी का 2023 टू द पावर माइनस मॉड एक्स। मेरे को तो मैं एक बार जिम गया, तो हाँ जाते से मेरा फोटो खींच लिया, और फिर कहा कि ठीक है अब आप तो हाँ अपने वहीं पे रनिंग वनिंग किया करो। मैंने कहा फिर फोटो क्यों खींचा, कि हम हमारे जिम का ऐड करेंगे बिफोर एंड आफ्टर, हमारे पास आफ्टर वाले बहुत है, बिफोर वाले आप ही हो बस, ठीक है ना। देखा ना आपने ऐसे ऐड, हाँ आने से पहले और आने के बाद में, तो हम हमेशा आने से पहले वाले में रहे।
हाँ तभी तो मैंने कहा जिम लगवाओ। हाँ जी ये बन गया होगा, सभी का किसी को डाउट तो नहीं है? चलिए तो इसमें नंबर ऑफ सोल्यूशन बता दें, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सोल्यूशन। इक्वेशन क्या लिखें? मॉड ऑफ 2025 टू द पावर x इनटू थ्री माइनस या 2 माइनस mod of 2 minus x 3 minus x is equals to signum of 2024 to the power minus x। इस इक्वेशन का नंबर ऑफ सोल्यूशन। अब वो जगह ही नहीं है उसमें, क्या करें? नंबर ऑफ सोल्यूशन बताने इस इक्वेशन के, नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अजितेश कितना आ रहा है? 4। आपके विचार आए हैं? नो सोल्यूशन आगे देखो वहां पर। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत आराम से किया कर, मतलब जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। बदल गया, देखो अजितेश आपका भी बदल गया था आंसर। और सोचो, 3 व 4 वाले अभी और सोचो। स्केच बनाया आपने, एक्चुअली ये समझ में आ रहा होगा, राइट साइड तो 1 है, ये तो बिना मतलब ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है, इसका तो कोई ऐसा बेटा लेना देना नहीं है, ये 1 है। इवन इफ यदि आप सोचो तो इसको भी यदि ऐसे इसका ग्राफ बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम एक टर्म वहां ले लेते हैं, LHS RHS में कर लिया कर। तो ये एग्जैक्ट देखोगे तो ये है कि लेफ्ट साइड तो ये है बेटा, और इसको मैं बाहर ले जाऊं, ये मॉड के बाहर आ सकता है, उसका कोई लेना देना नहीं, क्यों? बिकॉज ऑफ ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये बाहर आ सकता है, बाहर आएगा तो राइट में भी जाएगा, और राइट में जाएगा तो बेटा ये बनेगा 2025 टू द पावर -x।
ये हमारे LHS RHS है यहाँ पर। अब ग्राफ बनाना बहुत आसान हो गया, और अब ग्राफ बनाना आसान हो गया तो हमारा नंबर ऑफ सोल्यूशन पकड़ना भी उतना ही आसान हो गया। देखते हैं, इसका ग्राफ सभी बना सकते हैं, लेफ्ट साइड वाले का। आराम से चलें, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक तो ये ध्यान रखें, मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स लिखे या मॉड ऑफ x माइनस 3 लिखे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप सभी को आता है। ठीक है, तो इसे आप x माइनस 3 भी लिख सकते हैं। मॉड ऑफ x माइनस 3 का स्केच कैसा होता है, ये मॉड ऑफ x माइनस 3 ये होगा, ये x इक्वल्स टू 3 वाला पॉइंट। अब इसके आगे माइनस लगा दें तो डेफिनेटली ये क्या होगा, जैसे हम fx की जगह माइनस fx का स्केच बनाते हैं तो हम देख चुके हैं कि हमें y एक्सिस के अबाउट पूरे fx की इमेज लेनी होती है, x एक्सिस के अबाउट। तो पूरे fx की इमेज लेंगे तो पूरा ग्राफ कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी ये जो बना नीचे सेकंड वाला, ये बन गया माइनस मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स का बन गया। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें 2 ऐड करना है। जैसे हम fx में 2 ऐड करते हैं तो क्या होता है, ग्राफ 2 यूनिट से ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो जैसे ही 2 यूनिट से ऊपर शिफ्ट होगा तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा कि यहाँ 2 यूनिट से ऊपर आ जाएगा, ग्राफ बनाएंगे फिर ये आ जाएगा। इसमें इसको भी तो हम मॉड ऑफ 3 माइनस x माइनस 2 लिख सकते हैं, वैसे नहीं बनता 3 माइनस मॉड ऑफ 3 माइनस x माइनस 2, ये भी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपको ऐसा करने की बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ एक ही बात, फाइनली वही आएगा स्केच। अब यहाँ पर हमें बताया हमने ये अब इसका मॉड लेना है। इसका मॉड लेना है तो क्या करेंगे, जो ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे बन रहा है वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा। यानी यदि देखें तो अब हमारा LHS का स्केच कुछ ऐसा बनेगा, ये तो ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, नीचे वाले की इमेज ऊपर आ जाएगी, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक, ये हमारा LHS का स्केच हो गया। अब RHS तो सिंपल है, आपको पता है कि इसमें तो क्या होने वाला है कि यहाँ इसका स्केच तो ऐसे चलेगा। अच्छा, ये लेवल बता दें आप, x इक्वल्स टू 3 पर वैल्यू कितनी आ रही है, x इक्वल्स टू 3 पर वैल्यू 2 आ रही है, और यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू 1 आ रहा है। देखो आप x 0 रखेंगे तो वैल्यू कितनी 1, यानी ये पॉइंट जो है ये 0,1 है, ये 0,2 है। हमारा जो RHS का स्केच चलेगा बेटा वो ऐसे चलेगा, चलेगा। अब बताइए कितने सोल्यूशन, हाँ यहां आपको फील ये आएगा कि ये 4 सोल्यूशन है, लेकिन खेल ये है ही नहीं, खेल तो पीछे वाला है। पीछे वाला क्या है कि बेटा ये जो लाइन है, ये यदि देखोगे तो ये लाइन एक ऐसी लाइन है जिसका स्लोप -1 है, ये y इक्वल्स टू -x है। अब आपका ये लिहाज जो ये है, ये कैसे चल रहा है, ये एक्सपोनेंशियली चल रहा है, और ये जो एक्सपोनेंशियल चल रहा है ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके उससे आगे निकल जाए। इस क्वेश्चन में यही खासियत है कि ये वाला पार्ट जो है वो मैक्सिमम लोग स्किप करते हैं, जल्दबाजी में सिर्फ वहां बनाते हैं, उसको देखते हैं। यहाँ यही सोचना था, वो तो मैक्सिमम लोगों ने किया, जैसे 4 काफी लोगों का आंसर आ भी गया। यहाँ पे ये कि पीछे भी इंटरसेक्शन होगा, ये इस क्वेश्चन की ब्यूटी यहाँ पर। तो यहाँ टोटल सोल्यूशन कितने आएंगे, 5 सोल्यूशन है, ठीक है, 5 सोल्यूशंस। ना बेटा ना ना ना, उसके लिए पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, आसान नहीं। सॉल्व तो फिर क्या है कि आपके पास एग्जैक्ट लाइन है ना, ये जब x नेगेटिव है तभी एग्जैक्ट मिल जाएगा, एक लाइन मिल जाएगी एग्जैक्ट, वो एक्सपोनेंशियल है, तो वहां आपको सॉल्व x की वैल्यू निकाल के रखनी पड़ेगी। दूसरे में एक जगह दोनों के y इक्वल करेंगे तो वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, आपको फिर पूरा एक्सपोनेंशियल सब लॉग वॉग लेके ही जाना पड़ेगा, फिर वो हाँ गंदा सा सोल्यूशन आएगा, ठीक है ना। हाँ जी सर, ये कैसे मतलब वेरीफाई करेंगे कि 0,1 के बाद जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है इसकी स्लोप से ऊपर, ये पॉइंट कॉमन है बेटा हमेशा। तो ये इसका मतलब ये हमेशा कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, 0 1 के बीच में, नेगेटिव कभी होगा नहीं। तो इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ तो ये इंटरसेक्शन कंफर्म है। पीछे वाले में हमें पता है एक्सपोनेंशियल का रेट ऑफ इंक्रीज बहुत ज्यादा होता है, इन्फिनिटी पर आप सबको पता है कि e पावर x या 2 पावर x या कोई सा भी एक्सपोनेंशियल है वो बहुत बड़ा होता है किसी भी लीनियर, इवन इफ लीनियर क्या
वो तो पॉलिनोमियल से हमेशा बड़ा होगा, जब पॉलिनोमियल डिग्री 100 का ही क्यों ना हो, इन्फिनिटी पे जाके ये हमेशा आगे निकलेगा, तो इसलिए कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन कंफर्म। क्लियर? 0,1 के लेफ्ट में जा रहे हैं तब ये, हाँ ये लाइन नहीं है, ये तो एक्सपोनेंशियल कर रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, वो आपको ऐसा फंक्शन देगा जिसके बारे में आपको पता होगा, जानकारी होगी। ठीक है, रैंडम फंक्शन नहीं दे सकता, रैंडम फंक्शन में तो फिर बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, जो हम आगे हम करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत, हम वो वाली बात भी नहीं कि हम नहीं करेंगे, हम किसी भी कर्व का स्केच बनाना सीखेंगे जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी एक्सपोनेंशियल इसलिए दिया कि एक्सपोनेंशियल का आप सबको आइडिया है, इसलिए मैंने एक्सपोनेंशियल दिया। ठीक है ना, हर फंक्शन के लिए हम ऐसे कंक्लूड नहीं कर सकते रैंडम। चलिए एक और लिखते हैं, लेट एफ आर टू आर इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस का मतलब पूरे आर में डिफाइन है, कहीं कोई हाँ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, कॉन्टिन्यूअस चलेगा। सच दैट f of x equals to 0 has exactly two positive and one negative solution. Then find number of minimum and maximum solutions of equation. First one, f of mod x equals to 0. Second, mod fx equals to 0. Third, f of 2025 to the power x equals to 0. Fourth, f of box of x equals to 0. Fifth, f of fractional part x equals to 0. Sixth, f of sin x equals to 0. Seventh, f of signum x equals to 0. Eighth, f of x square minus 4x plus 3 equals to 0. अब करते जाएं।
fx के दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव सोल्यूशन है एग्जैक्टली तो हमें इन इक्वेशंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे वो बताना है मिनिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एज वेल एज मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जब सोल्यूशन की बात करते हैं बेटा दो बोले में तो इसका मतलब अलग अलग है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 इसके रूट्स दो हैं सोल्यूशन एक ही है इसका जब दो सोल्यूशन बोल दिया इसका मतलब दो अलग अलग वैल्यूज हैं सोल्यूशन और रूट का डिफरेंस पता होना चाहिए बताएं फर्स्ट वाले का मिनिमम टू मैक्सिमम 4 बाकी लोग भाई इसमें तो यदि आप समझेंगे तो मिनिमम मैक्सिमम सब 4 ही है एग्जैक्ट होगा यहाँ तो और एग्जैक्ट होंगे 4 यहाँ सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी जो वेरी नहीं कर सकती रीजन समझ में आ रहा है सभी को कि एक्चुअली यदि हम समझे तो fx इक्वल्स टू 0 के उसने कहा है कि दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव सोल्यूशन तो आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए दो पॉजिटिव सोल्यूशन बच्चे मान लो हाँ हमने ले लिए k1 और k2 और एक नेगेटिव सोल्यूशन हमने ले लिया मान लीजिए लैम्डा नेगेटिव वैल्यू है ध्यान रखें तो हमारी इक्वेशन के 3 सोल्यूशन है ठीक तो हमें पता है जब हम इसको हाँ अंदर वैल्यू क्या दें जब अंदर ये वैल्यू k1 k2 या लैम्डा हो जाएगी तो 0 हो जाएगा f कहाँ कहाँ 0 है उसको समझिए भाई इसका कहने का मतलब है कि f k1 पे भी 0 हो रहा है k2 पे भी 0 हो रहा है लैम्डा पे भी 0 हो रहा है जहां लैम्डा नेगेटिव है k1 k2 पॉजिटिव है तो अब मुझे पता है कि मैंने f को x नहीं दिया क्या दिया है mod x तो mod x तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता इसका मतलब ये इसको मैं लैम्डा के बराबर करूंगा तो कोई रियल सोल्यूशन आएगा ही नहीं mod x इज इक्वल्स टू लैम्डा किया तो कोई रियल सोल्यूशन नहीं बिकॉज ऑफ लैम्डा नेगेटिव लेकिन मैं mod x इज इक्वल्स टू k1 करूंगा तो मुझे दो सोल्यूशन मिलेंगे mod x इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 4 आ गया mod x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 1 आ गया mod x इज इक्वल्स टू हाफ प्लस माइनस हाफ आ गया यानी k1 के लिए भी दो सोल्यूशन मिलेंगे k2 के लिए भी दो मिलेंगे तो यहाँ एग्जैक्ट 4 सोल्यूशन मिलेंगे ना 4 से कम ना 4 से ज्यादा सेकंड वाले में सेकंड में यदि आप सोचोगे तो क्या हो रहा है आप ग्राफिकली सोचे तो क्या हो रहा है कि जो ग्राफ पहले था उस ग्राफ में हो क्या रहा है कि जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला है वो ऊपर चला जा रहा है
ठीक है, तो उससे क्या उसका एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट हिलेगा क्या ना? डेफिनेटली जो भी ग्राफ नीचे आ रहा होगा वो एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट, ये तो इमेज ऊपर दूंगा तो ये पॉइंट तो ऐसे के ऐसे ही बने रहेंगे, यानी सोल्यूशन तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पे क्या होगा, 3 सोल्यूशन होंगे या 2 रहेंगे, क्या होगा, जितने एफ एक्स के हैं उतने मॉड एफ एक्स के रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे 3 सोल्यूशन, मिनिमम भी 3, मैक्सिमम भी 3, एग्जैक्ट 3 आएंगे। सभी को क्लियर? हाँ, फिर थर्ड वाला मिनिमम 0 कब? मिनिमम 0 बताओ कब, बताओ। मेरे हिसाब से तो एग्जैक्ट 2 सॉल्यूशन आएंगे, एग्जैक्ट 2 सॉल्यूशन आएंगे मेरे हिसाब से। तो भाई 2025 टू द पावर एक्स जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है और वो सारी पॉजिटिव वैल्यू देता है। वो इसकी रेंज क्या है, ओपन 0 से लेके इन्फिनिटी, ये सारी पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ये कहीं ना कहीं K1 के इक्वल भी होगा, कहीं ना कहीं K2 के इक्वल भी होगा। यदि मैं इसको K1 के इक्वल करता हूं तो x की एक वैल्यू मिलेगी मुझे, मिलेगी नहीं मिलेगी? भाई आप यहां सोचो, आप इसलिए का कोई भी, हाँ ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, अब कोई भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन कट करोगे, बनाओगे तो वो एग्जैक्ट एक पॉइंट पे कट करेगी, यानी ये एग्जैक्ट एक वैल्यू के लिए K1 के बराबर होगा, एग्जैक्ट एक वैल्यू के लिए K2 के बराबर होगा, लैम्डा के बराबर कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब यहां से मुझे सोल्यूशन नहीं मिलेंगे, मुझे यहां से मिलेंगे और दोनों से एक एक ही मिलेंगे। तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा, एग्जैक्ट 2 सोल्यूशन। भैया किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ये पूरा फीलिंग का यहाँ खेल है, यहाँ मैथ्स यानी कैलकुलेशन नहीं चलेगी आपकी। भाई ये हमारा बेटा ये वाला ग्राफ है, ठीक है। अब ये हमारा f कहाँ 0 हो रहा है, f 0 हो रहा है K1 पर, K2 पर और लैम्डा पर। K1 K2 पॉजिटिव वैल्यू है और लैम्डा नेगेटिव। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं K1 एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो K1 के लिए मैंने लाइन बनाई, K2 के लाइन बनाई, तो K1 के लिए भी एक पॉइंट पे कट किया, K2 के लिए भी एक किया। इसका मतलब जब ये K1 के इक्वल करेंगे तो x की एक वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब किसी ना किसी एक x पर ये K1 के बराबर हो रहा है, और K1 के बराबर हो रहा है तो f 0 हो रहा है, वो इसके रूट से। f को इनपुट यदि K1 देते हैं तो f 0 देता है आपको। तो इसका मतलब ये 0 कब होगा, जब ये वैल्यू K1 के बराबर हो या K2 के बराबर हो या लैम्डा के बराबर। अब लैम्डा के बराबर ये हो नहीं सकती, क्यों, लैम्डा नेगेटिव है और ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल कभी नेगेटिव नहीं होगा। भी आप सोच लो, ऐसा सोचो, मैंने इसको बेटा ले लिया 2 और इसको ले लिया 4, तो क्या मेरा 2025 टू द पावर x कभी 2 के बराबर होगा? डेफिनेटली एक वैल्यू के लिए होगा। क्या कभी 4 के बराबर होगा? डेफिनेटली एक वैल्यू के इक्वल होगा। मान लो मैंने नेगेटिव सोल्यूशन -3 लिया, तो क्या कभी ये -3 होगा? नहीं। इसका मतलब x की एक वैल्यू के लिए 2 होगा, एक के लिए 4 होगा, तो वहां ये हमारा f 0 होगा, नेगेटिव कभी होगा नहीं। इसलिए नेगेटिव वाला सोल्यूशन इसमें कोई आपको सोल्यूशन नहीं देगा। तो यहाँ एग्जैक्ट 2 सोल्यूशन। अभी क्लियर है सभी को? फोर्थ वाला मिनिमम 0। भैया ये बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मिनिमम 0 बोल रहे हैं, मैक्सिमम इनफाइनाइट। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? आप दोनों को क्या है? बाकी ऑनलाइन में बस 8 लोग, 9 हुए, अब तो काफी सारे हो गए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, सही है, बहुत लॉजिकल रीजन है। भाई ये जो आपके पॉजिटिव सोल्यूशन है, ये भी इंटीजर हुए, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, यदि आपके यहाँ ये जो 3 सोल्यूशन है K1 K2 लैम्डा, इनमें से एक भी इंटीजर हो जाए, चाहे पॉजिटिव वाला हो चाहे नेगेटिव वाला हो, तो हमें पता है बॉक्स ऑफ एक्स को जब हम किसी इंटीजर n के इक्वल करते हैं तो हमें इनफाइनाइट वैल्यूज मिलती हैं बेटा, n से n+1 सारी वैल्यूज।
इसका मतलब जो सोल्यूशन हमें दिए उनकी इंटीग्रल नेचर नहीं दी उसने कहा कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव है। अब है कैसे, इंटीजर है, रैशनल है, रैशनल, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे यदि हमें मिनिमम सोल्यूशन चाहिए तो क्या करेंगे, भैया इनमें से एक भी सोल्यूशन जो है वो इंटीजर नहीं। पता चला एक सोल्यूशन 1/2 है, एक 3/4 है, एक -5/7 है। तो बताओ क्या ये 1/2 होगा? नहीं। क्या ये 3/4 होगा? नहीं। क्या ये -5/7 होगा? नहीं। इसका मतलब वो सोल्यूशन अब यहां से आपको कोई नया सोल्यूशन देने वाले नहीं। लेकिन यदि इनमें से एक भी सोल्यूशन बेटा इंटीजर हो गया, मान लो 2 हो गया, तो डेफिनेटली मॉडल, हाँ, बॉक्स ऑफ x 2 होते ही x की इनफाइनाइट वैल्यूज आ गई। तो मिनिमम तो 0, मैक्सिमम इनफाइनाइट सोल्यूशन। नेक्स्ट वाला, मैं माइनस की बात नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये जो 3 सोल्यूशन है जिनमें 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव है, उनमें से एक भी सोल्यूशन इंटीजर हो जाए तो ये इंटीजर बनेगा। मान लो आपका f जो है वो -1 पे 0 हो रहा है, इसका जो नेगेटिव सोल्यूशन है मान लो -1 आ रहा है, तो क्या बॉक्स ऑफ x -1 होगा? बिल्कुल होगा। कितनी वैल्यूज के लिए? -1 से 0 सारी वैल्यू के लिए। इसका मतलब यदि जैसे कोई सोल्यूशन आपका इंटीजर हुआ वैसे इसने सोल्यूशन दे दिए कितने? इनफाइनाइट। वहां जो 3 सोल्यूशन है आपके, पता चला कि तीनों के तीनों इंटीजर नहीं है, जैसे 1/2, 3/4। इसका मतलब आप इसको ऐसे फील करो कि भैया f0 कहां हो रहा है? 1/2 पर, 3/4 पर और -5/7 पर। तो क्या ये कभी 1/2 बन पाएगा? क्या ये -5/7 बन पाएगा? नहीं। इसका मतलब कैसा भी यदि सोल्यूशन है तो हमें सोल्यूशन मिले इस बात की गारंटी नहीं है। सोल्यूशन सिर्फ कब मिलेगा? जब इसके हिसाब से चलेंगे। ये क्या कह रहा है? मैं इंटीजर होता हूं, तो यदि f का सोल्यूशन इंटीग्रल सोल्यूशन है तो आपको इनफाइनाइट मिल जाएंगे, लेकिन f के सोल्यूशन में से इंटीग्रल सोल्यूशन नहीं है तो नहीं मिलेंगे। अब मुझे जो इंफॉर्मेशन दी उसमें क्या बोला है? सिर्फ f के 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव सोल्यूशन। कैसे है नहीं बोला है, इसीलिए तो उसने यहाँ पे क्या दिया, भाई अब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। आपको यदि सोल्यूशन नहीं चाहिए तो आप वैसे ले लो, और आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप वैसे ले लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा? मिनिमम 0, मैक्सिमम इनफिनिटी। फिफ्थ वाले में बताएं आप, सभी को समझ में आ गया? फिर रीजन क्या दिख रहे हैं बेटा, कि यदि इनमें से 3 जो सोल्यूशन है इनमें से एक भी सोल्यूशन इसकी औकात में आ गया तो इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। इसकी हैसियत क्या है? 0 से 1। तो हमारे यहाँ पे जो 3 सोल्यूशन है इनमें से एक भी सोल्यूशन 0 से 1 में आ गया तो वहां से फ्रैक्शनल पार्ट आपको इनफाइनाइट देगा। क्यों? कभी यदि किसी ने कहा कि फ्रैक्शनल पार्ट x = 3/5 तो हमें पता है बेटा कि ये क्या होगा, i + 3/5। कितने सोल्यूशन मिल रहे हैं? इनफाइनाइट। और मिनिमम चाहिए तो इसका मतलब ये तीनों सोल्यूशन फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज में ले रहने मत दो। पता चला कि इसके दोनों पॉजिटिव सोल्यूशन जो है वो 2 से बड़े, 2 से बड़े या 1 से बड़े, तो हमारे काम के नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब मिनिमम 0, मैं स्मॉल m से मिनिमम लिखूंगा तो मिनिमम 0, मैक्सिमम अभी भी कितना बेटा? इनफिनिटी। सभी को क्लियर? आप क्या कह रहे हैं अग्रवाल साहब, बताइए। श्रेष्ठ आप क्या कह रहे हैं? कुछ आप बोल रहे हैं? है पहले का है, चलिए ठीक है। अब आपको समझ में आएगा, अंदर फंक्शन है तो रेंज का खेल है सारा। अब यहाँ पर यदि हमारे कब कब इसके मिनिमम सोल्यूशन कितने आएंगे? 0। कैसे? कि जो तीनों सोल्यूशन हैं वो sin x की रेंज के बाहर है, दोनों पॉजिटिव सोल्यूशन 1 से बड़े हैं और एक नेगेटिव सोल्यूशन जो है -1 से छोटा है, तो डेफिनेटली sin x कभी भी उस रेंज में नहीं आएगा। पता चला ये जो सोल्यूशन है इसमें से एक 2 है, एक 3 और एक -5 है, तो हमें पता है ना sin x 2 होगा, ना 3 होगा, ना -5 होगा, तो x मिलेगा ही नहीं कभी। इसका मतलब मिनिमम 0, मैक्सिमम इनफिनिटी। यदि एक भी सोल्यूशन sin x की रेंज में आ गया तो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा। sin मान लो 1 पर हमारा f 0 हो रहा है तो sin x = 1, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो मैक्सिमम कितने आ जाएंगे बेटा? इनफिनिटी। ट्रिग्नम फिर से, यदि ये 3 सोल्यूशन जो है इनमें से एक भी सोल्यूशन 0, 1 या -1 बन गया तो इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो आपको पता है कि यहाँ पे मिनिमम 0, मैक्सिमम इनफिनिटी। तीनों सोल्यूशन सिग्नम की रेंज में ना हो तो एक भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा,
और हमारे पॉजिटिव नेगेटिव में से एक भी 1 या -1 हो गया तो इनफाइनाइट सोल्यूशन यानी मैक्सिमम सोल्यूशन मिलता है। 8th वाला मिनिमम 0, मिनिमम 0। बताओ सही लिखा है क्या मैंने? हाँ, हमें रेंज, अब इन सारे क्वेश्चन से समझ में आ जाना चाहिए खेल क्या चल रहा है, सारा रेंज क्या चल रहा है। इसकी रेंज नॉन नेगेटिव, इसकी रेंज यहाँ पर पॉजिटिव, इसकी रेंज इंटीजर, ये 0 से 1, ये -1 से, सारा खेल रेंज का है। तो पहले इसकी रेंज निकालेंगे, उसके बाद बात करेंगे। अब इसकी रेंज निकाल लो आप, आपको आता है, समझ में आ गया। इसका मतलब क्लियर है कि इसकी रेंज हमें दिख रही है बेटा कि x - 2 का होल स्क्वायर -1, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी? -1, -1 से इन्फिनिटी, -1 से इन्फिनिटी सारी वैल्यू लेगा। तो अब यदि मिनिमम चाहिए तो क्या करें? हमें पता है कि दोनों पॉजिटिव जो वैल्यूज हैं, चाहे k1 k2 चाहे वो कोई सी भी वैल्यू है, वो इसकी रेंज में है। यानी मान लो ये सोल्यूशन मिल रहे हैं हमारे पास 1 और 7, तो हमें पता है ये 1 भी होगा 7 भी होगा। 1 कितनी वैल्यू पे होगा? 2 पे। 7 कितनी वैल्यू पे होगा? 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक है। यदि वैलिड है तो क्वाड्रेटिक से 2 सोल्यूशन मिलने वाले। इसका मतलब दोनों पॉजिटिव से 2 सोल्यूशन मिलेंगे, 4। नेगेटिव से हमें मिनिमम चाहिए तो नेगेटिव को उसकी रेंज के बाहर कर देते। पॉजिटिव तो इसकी रेंज के बाहर नहीं हो पा रहा, लेकिन नेगेटिव इसकी रेंज के बाहर हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी नेगेटिव वैल्यू -1 से 0 है। पता चला हमारा नेगेटिव वाला सोल्यूशन -5 हो रहा है, वो इसकी रेंज में नहीं। तो नेगेटिव वाले से सोल्यूशन नहीं लेंगे, पॉजिटिव वाले से लेंगे, तो दोनों से 2 आएगा। तो मिनिमम आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? 4। मैक्सिमम कि भैया नेगेटिव वाला भी इसकी रेंज में आ जाए, नेगेटिव वाला भी इसकी रेंज में आ जाएगा, तो वहां से भी आपको 2 सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो बेटा वहां पर मैक्सिमम आपके पास कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, सभी को क्लियर? 9th वाला बता दें अब आप। एग्जैक्टली 3, बिल्कुल सही। आपको पता है log x की रेंज r है, तो ये जो भी नेगेटिव सोल्यूशन होगा वो भी होगा, पॉजिटिव होगा वो भी होगा, क्योंकि आपके जो 3 सोल्यूशन है उसमें एक नेगेटिव 2 पॉजिटिव, और ये नेगेटिव भी सारी वैल्यू ले रहा है, पॉजिटिव भी सारी वैल्यू ले रहा है, और हर वैल्यू एक बार ले रहा है। यहाँ पे हमारे सोल्यूशन मान लीजिए -1, 1 और 5 हैं, तो -1 भी एक बार होगा, 1 भी एक बार होगा, 5 भी एक बार होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास मिनिमम मैक्सिमम सब सेम आ जाएंगे, और एग्जैक्ट कितने आ जाएंगे? अच्छा, मैंने मॉड लगा दिया होता है तो एक्स पर मॉड लगा दिया होता तो, एक्स पे मॉड लगा दिया होता तो तब 6 हो जाता। हाँ जितेश बोले, कौन सा वाला? हाँ 8 में बेटा ये जो हमारा रेंज है इस क्वाड्रेटिक का, वो हमें दिख रहा है -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, -1 से इन्फिनिटी, तो अब हमें जो सोल्यूशन दिए हुए उसमें 2 पॉजिटिव और एक नेगेटिव दिया है। अब हमारे इस फंक्शन की रेंज में सारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब जो पॉजिटिव वैल्यू हमारा जहां पे f0 हो रहा है, वो दोनों वैल्यू ये लेगा। और कितनी बार लेगा? यदि मान लीजिए हमारा f0 हो रहा है 2, 5 पर, तो इसको 2 के इक्वल करेंगे तो x की 2 वैल्यू आएगी, 5 के इक्वल करेंगे तो x की 2 वैल्यू आएगी, यानी दोनों पॉजिटिव के लिए 2 सोल्यूशन आएंगे, 4 सोल्यूशन। नेगेटिव वाला जो है वो इसकी रेंज में हो, इस बात की गारंटी नहीं है, वो हमारे पास चॉइस है, वो हम इसकी रेंज के बाहर भी कर सकते हैं, इसकी रेंज में भी ला सकते हैं, बिकॉज ऑफ इसकी रेंज -1 से शुरू हो रही है। नेगेटिव वाला -1 से पहले रह गया, -2 रह गया, तो हमें सोल्यूशन नहीं देगा, ये कभी -2 के इक्वल नहीं होगा। लेकिन नेगेटिव वाला पता चला कि -12 हो गया, तो -12 हो गया, तो ये वैल्यू -12 होगी 2 बार, तो डेफिनेटली वहां से भी 2 सोल्यूशन, तो मिनिमम 4 मैक्सिमम 6। हाँ जी, जब हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो फिर D0 क्यों करेंगे? मिनिमम में तो हम डी वाली बात ही नहीं कर रहे हैं। कब होगा आप वो सोचो ना, डी हमेशा 0 थोड़ी होगा, डी हमेशा, डी कब 0 होगा बताओ? हाँ D0 होगा x = 2 पर, बताओ? हाँ ये बात सही है, हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये हमने भी हाँ दिमाग लगी यहाँ पर। भाई ये जो हाँ इसका हम क्या करें, इससे एक ही सोल्यूशन है,
कब ये, जब ये 0 हो जाए भाई, ये जब ये एग्जैक्टली -1 के इक्वल होगा। लेकिन वो कब होगा? जब ये -1 होगा। वो तो होगा नहीं, वो तो हम ले ही नहीं रहे मिनिमम में। मिनिमम में तो हम ले ही नहीं रहे भाई। मिनिमम ये इसका D0 कब होगा? जब ये एग्जैक्टली -1 होगा। ठीक है ना? तो फिर वो तो हम तो नेगेटिव वाला ले ही नहीं रहे, तो इसलिए वो हमारा अपने आप कंसीडर हो गया। हाँ, ये यदि पॉजिटिव में 0 हो रहा होता तो फिर हम वैसी बात करते। ठीक है, नहीं बेटा, यहाँ पर इसको हम किसी ना किसी नंबर के इक्वल करेंगे ना। जब किसी नंबर के इक्वल करेंगे D0 की पॉसिबिलिटी आ सकती है ना, तब नया क्वाड्रेटिक बनेगा ना। ठीक है ना? इज इट क्लियर सभी को? अगला बताएं, 10th वाला मिनिमम बताएं। मिनिमम 0 क्यों? पता चला कि कोई भी सोल्यूशन सेक mod x की रेंज में नहीं है। सेक mod x का रेंज कौन सा बेटा? सेक mod x का रेंज है -∞ से -1, 1 से ∞। एक भी सोल्यूशन सेक x की रेंज में नहीं है तो एक भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और यदि एक भी इसकी रेंज में आ गया तो इनफाइनाइट मिल जाएंगे। इसका मतलब मिनिमम 0, मैक्सिमम इनफाइनाइट। 11th बताएं भाई। हाँ, ये हमें पता है, ये वैल्यू कैसी? -10² x। इसकी रेंज क्या बाबू? इसकी रेंज है -∞ से 0। और हमारे पास एक नेगेटिव सोल्यूशन है और वो इस रेंज में है, तो डेफिनेटली इसका मतलब जो भी नेगेटिव सोल्यूशन होगा वो हमेशा इनफाइनाइट सोल्यूशन देने वाला है। क्योंकि जो भी f का नेगेटिव सोल्यूशन है वो इसके इक्वल पॉसिबल है, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। इसका मतलब यहाँ आपके पास हमेशा कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए तो एक्स में मॉड लेंगे तो डेफिनेटली हमें कितने सोल्यूशन मिलेंगे? सोचो आप, 6 मिलेंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि हर वैल्यू जो है वो मॉड एक्स की एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए होगी। ठीक है, तो वो होगा तो डेफिनेटली, यदि मान लीजिए जैसे यहाँ पे अभी एक्स की आपको 3 वैल्यू मिली और ये तीनों वैल्यू कैसी होंगी? डोमेन में होंगी। डोमेन क्या है? R प्लस, यानी तीनों वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। तो जब मैं किसी पॉजिटिव वैल्यू को इक्वल करूंगा मॉड को, तो डेफिनेटली मॉड मुझे क्या देगा? 2 वैल्यू देगा। तो ऐसे हर सोल्यूशन के लिए 2 आ जाएंगे, तो कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। क्लियर? ठीक है ना? बिल्कुल सही है, 6 आएंगे। बोले अंगद, पूरे लॉग के बाहर लगाएं, तो पूरे लॉग के बाहर लगाएं तो 4 ही आएंगे। 4, हाँ 4 ही आएंगे डेफिनेटली। क्यों? तब हमारे लिए नेगेटिव वाला काम का नहीं रहेगा, 2 पॉजिटिव वाले रहेंगे और उससे आपको प्लस माइनस के 2 मिलेंगे। हर के लिए x का एक वैल्यू, 4 सोल्यूशन आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट बनाए सकते हैं। आप यदि कॉन्सेप्ट सीख गए तो आप कोई कैसा भी बना के दे, आप आंसर कर सकते हैं। मेन हमारा एम है कि इसको फील करना कि आखिर हो क्या रहा। क्योंकि ऐसे तो अब इनफाइनाइट फंक्शन दे सकते हैं ना अंदर बना बना के, उसमें कोई वो थोड़ी है, बहुत सारे दिए जा सकते हैं। ठीक, बढ़े आगे। हाँ जी, 8th वाले में ले सकते हैं ना, नहीं ले सकते हैं ना हमें, लेकिन हमें यदि मिनिमम चाहिए तो मिनिमम के लिए मतलब आप मिनिमम सोल्यूशन पकड़े। मिनिमम सोल्यूशन में मुझे क्या दिख रहा है कि जो नेगेटिव सोल्यूशन है मैं इसकी रेंज में रखूं ही ना, मुझे एक भी ना मिले। एक भी क्यों मिले? जब मुझे मिनिमम ही चाहिए तो जितने कम से कम हो, तो मैं एक भी क्यों ले रहा हूं यहाँ पर? मैं, मेरा रेंज इसका क्या है? इसका रेंज है -1 से इन्फिनिटी। तो मैंने जो नेगेटिव वाला सोल्यूशन है वो -5 ले लिया, मुझे नहीं चाहिए, मिनिमम सोल्यूशन चाहिए। तो जो सोल्यूशन एफ का नेगेटिव वाला है वो इसकी रेंज के बाहर रखता हूं, नहीं मिलेगा। हाँ, जब मुझे मैक्सिमम चाहिए तब मैं नेगेटिव वाले को इस रेंज में ले आऊंगा। ठीक है, और जब नेगेटिव वाले को इस रेंज में लाऊंगा तो -1 क्यों दूंगा? क्योंकि -1 से तो एक ही सोल्यूशन मिलेगा, मुझे तो मैक्सिमम चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं उससे आगे लूंगा नेगेटिव, -½ -3/4 ऐसा सोल्यूशन लूंगा ताकि और मिले। ठीक है ना? अब इसी क्वेश्चन को रिवर्स अलग तरह से पूछते हैं। कौन सा जी है? मुझे मिनिमम सोल्यूशन चाहिए। मिनिमम सोल्यूशन का क्या मतलब है? कि आपको मिनिमम चाहिए, इसका मतलब क्या चाहते हो आप?
जितने अवॉइड कर सकते हैं उतने अवॉइड करें, यही है ना। अब मेरे इस फंक्शन की रेंज क्या है, -1 से इन्फिनिटी। मेरा एफ कहां कहां जीरो हो रहा है, दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव पे जीरो हो रहा है। तो क्या पॉजिटिव वाला सोल्यूशन, पॉजिटिव वाला जो सोल्यूशन है उससे आप बच सकते हो क्या, ना, वो इस रेंज में आ रहा है। आपको जो भी आपके एफ के जो जो पॉजिटिव सोल्यूशन है दो, वो इस दोनों के दोनों इस रेंज में है। जब दोनों के दोनों इस रेंज में है तो उसको तो मैं अवॉइड कर ही नहीं सकता, तो मेरी मजबूरी है, उन्हें लेना ही लेना है, वहां से तो सोल्यूशन मिलेंगे ही मिलेंगे। अब कह रहा क्या, नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाले के लिए मेरे पास चॉइस है, मैं चाहूं तो इस रेंज में लाऊं, चाहूं तो ना लाऊं, और इस रेंज में नहीं होगा तो वहां से सोल्यूशन नहीं मिलेगा। मिनिमम के लिए मुझे नहीं चाहिए तो नहीं लिया मैंने इस रेंज में, मैक्सिमम के लिए लूंगा, लूंगा तो कैसे लूंगा, ज्यादा से ज्यादा सोल्यूशन के लिए। -1 लूंगा तो मुझे एक ही मिलेगा, लेकिन माइनस हाफ लूंगा तो दो मिलेंगे। अब मुझे ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो मुझे क्या लेना चाहिए, -हाफ जैसा सोल्यूशन वैल्यू लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसी को ऐसे पूछते हैं कि लेट f is from R to R is a continuous function such that f of 2024 to the power x is equals to 0 has exactly one solution, exactly one negative and two positive solutions. Then find minimum number of solutions of equation. पहला minimum and maximum number of, minimum and maximum number of solutions of equation. पहला fx equals to 0, दूसरा f mod x equals to 0। ऐसे सारे बना सकते हैं जो पिछली वाले बनाए हम, हाँ सारे बना दो, कोई बात नहीं, हम पहले इन दो को समझ लेते हैं, फिर आप हम एक एक करके बाकी आंसर करें। मैं एक और लिख देता हूँ, फिर बाकी सारे के सारे आप वैसे के वैसे करके लाइएगा, इनका बता दें आप। दो बंदे गायब हो गए, उड़ गया उनके ऊपर से शायद, है? अभी तो पहले ही कर लेते हैं, हम इसकी बात करेंगे। हाँ इसीलिए आपसे बोला मैथ्स जो है फील करने का सब्जेक्ट है। आप लोगों को जो, हाँ जो दो लोग गायब हुए उनको मैथ्स का मतलब वही कि फॉर्मूला दो, क्वेश्चन दो, जैसे बहुत सारे मतलब, हाँ यहाँ नीट में कोटा में, नीट में क्या कोटा में क्या सब जगह ऐसे ही पढ़ाया जाता है नीट वालों को, तो मतलब काफी जाति की जाती है। अब लेकिन जरूरत भी वैसी है, पेपर ही ऐसा आ रहा है कि फॉर्मूला बताया एफ इज इक्वल्स टू एम ए, फिर पहला क्वेश्चन लिखा एम दे दिया, ए दे दिया, एफ पूछ लिया, दूसरा क्वेश्चन लिखा एम दिया, एफ दे दिया, ए पूछ लिया, है दूसरा क्वेश्चन ये है कि कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन। हाँ तीसरा फिर क्या किया उसको टफ बनाया, फिर क्वेश्चन को टफ कैसे बनाया कि पहले जो ए दिया था वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया था, बाद में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया, टफ बना दिया। हाँ फॉर्मूला, फॉर्मूला जो है, हाँ फॉर्मूला भी याद बहुत तरीके से कराया गया। फॉर्मूला कैसे याद कराते हैं पता है, एफ इज इक्वल टू एम है, बकरी को डंडा मारा क्या लगा,
फ्रूट्स। बकरी क्या बोली? मैं। ठीक है, तो याद हो गया देखो, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। और भी अच्छा तरीका हिंदी मीडियम में तो, हिंदी 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 मीडियम में तो और अच्छा तरीका है। हाँ, फोर्स एफ इज इक्वल्स टू एम ए को याद करने में, फोर्स यानी बल, एम ए यानी माँ, बल माँ। है तो मैथ्स में मतलब हाँ बहुत सारा वही है कि हाँ, और एक्चुअली गलती बच्चों की नहीं है, शायद पहले दिन से मैथ्स मैंने पहले भी कहा था कि हाँ बताई ये जाती है कि मैथ्स का मतलब फॉर्मूला बेस्ड सब्जेक्ट है, फॉर्मूले याद हैं तो आपको सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू बैठानी है, आपको नंबर आएंगे, नंबर भी आपके जो है मैथ्स में 100% आने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं, और स्कूल लेवल तक ऐसा होता भी है, इसलिए ये दिमाग में स्टैंप हो जाती है कि हाँ ये मैथ्स का मतलब तो यही है, इसमें कुछ करना ही नहीं, फॉर्मूले याद कर। लेकिन मैथ्स इतना प्यारा सब्जेक्ट है, फील करो तो मतलब इतनी प्यारी प्यारी चीजें निकल के आती है, लेकिन अब देखो फील कराते ही उड़ जाते हैं लोग। दिमाग मत चलवाओ, वो तो आपको दिए ना पैसे, आप चलो हमें तो बताते जाओ। इसीलिए मैथ्स में आप देखिए अधिकतर लोग कैसे पढ़ा रहे, ये वाला आ जाए तो ऐसे कर लेना, ये वाला आ जाए तो ऐसे कर लेना, ये वाला आ जाए तो ऐसे कर लेना, और बच्चे को मजा भी आता है। क्यों? बुक वाली भी जो है ऐसे, बुक भी ऐसी ऐसी प्रिफर करते हैं जिसमें लिखा हो फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, खत्म, गेम ही खत्म, कुछ करना ही नहीं है, फॉर्मूला ही तो लगाना है। अब हाँ लगभग 7-8 साल पुरानी बात है, मैं एक जगह था, यहाँ ओपन में नाम नहीं ले सकता, तो मैंने मतलब मुझे 12th और हाँ 12th पास के बैच दिए जाते थे, एक दिन मैंने कहा 11th भी दे दो, कि सर हम हाँ एक ही टीचर को तीनों नहीं देते हैं, लोड हो जाता है। लोड क्या है, मैथ्स ही तो पढ़ानी है भाई, 11th 12th में ही वही मैथ्स है, जेई का सिलेबस ही तो पढ़ाना है, चाहे 11th वाला पढ़ाना है चाहे 12th वाला। मैंने कहा भाई हम, आप कहो कि खाली 12th पढ़ा रहा होता तो आप कहते कि चलो 11th वाला आप हाँ के आपके टच में नहीं है, जब आप 12th पास पढ़वा रहे हो तो हम पूरा पढ़ा रहे, 11th भी दे दो। तो उन्होंने जो है मेरे मजे लेने के लिए एक बैच दिया शफलिंग के बाद में, जो सबसे नीचे का था, हम गए, हमने पढ़ा दिया, हालांकि हमें कुछ समझ में तो आ गया था, हम पढ़ा रहे थे तो 2-4 लोग जो हैं उनके चेहरे पीछे वालों के दिखते थे, वो यहाँ मतलब ऐसे देखते थे, पढ़ा मत दइयो, पढ़ने नहीं आए, पढ़ना होता तो घर ही पढ़ लेते, बोलते नहीं थे लेकिन आंखें बयां कर रही होती थी। लेकिन कुछ अच्छे बच्चे भी थे, हम पढ़ा रहे थे तो हाँ वो जो 10-5 लोग थे जिनको पढ़ना नहीं था, पहले तो हम जब पहली क्लास में गए तो हमें कहा कि सर गाना सुनाओ, हमने कहा भाई हमें क्या समझे हो, कल मैंने आज हम गाना सुना दे, कल तो हम उससे कहोगे नाच के बताओ सर, मतलब नाच के बताने कोई गारंटी नहीं है कि वहां कोई ऐसे बोलते नाच बसंती नाच। तो हम हमारा पढ़ाते रहे, वो 2-4-5 जो है वो गायब हो गए, फिर हमारे पास 8-10 दिन बाद एक फोन आता है मैनेजमेंट से कि सर आप पढ़ा दिए हैं उस बैच में। मैंने कहा आप रखे काहे लिए, हमें पढ़ाने के रखे ना। अरे नहीं सर, थोड़ा सा मतलब देखो मतलब थोड़े वीक बच्चे हैं। ठीक, हमने कहा, हमने इग्नोर किया। 2-5-10 दिन बाद वापस हमें बुला ही लिया गया, तलब कर लिया गया कि सर उसमें पढ़ाना नहीं है। मैंने कहा रखा तो आपने हमें पढ़ाने के लिए है। अरे सर आपने 11th मांगा था। मैंने कहा मैंने थोड़ी कहा था कि वो बैच दो जिसमें पढ़ाना नहीं है, मैंने कहा मैं तो पढ़ाता ही हूँ। तो एक सज्जन बोले, वहां 3-4 लोग बैठे हुए थे, कि सर आजकल तो क्रिकेट में भी जो है चीयर लीडर्स का जमाना, लिटरली मतलब हम उनकी तरफ देखे, फिर हमने निगाह दूसरों की तरफ कर ली, बातें करते रहे, वो दूसरे जो है सब बच्चों को टॉफी वॉफी का लालच दो, ये दो वो दो। हमने कहा हम अपनी बेटी को नहीं दिया आज तक, इन्हें काहे दें। चलो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम जो है फिर वो दोबारा सज्जन जो है वापस बोले सर मैंने कहा ना थोड़ा एंटरटेनमेंट भी सीखो आप, बट हाँ क्रिकेट में भी जैसे मैंने कहा ना चीयर लीडर्स का जमाना। फिर हम हमारी कुर्सी पूरी उन्हीं की तरफ घुमा, वो बड़े भारी सज्जन है, मतलब अच्छा नाम है उनका, भारी हस्ती है कोटा की।
हमने कहा सर बिल्कुल सही कहा आपने, क्रिकेट में भी चीयर लीडर्स का जमाना है और चीयर लीडर्स बहुत जरूरी भी हैं, लेकिन मैंने कहा क्रिकेट में भी अभी तक चीयर लीडर्स को न बॉल दी गई है न बैट दिया गया है। बॉल बैट जिसके पास है वो ग्राउंड के अंदर है और चीयर लीडर्स बाहर है, और मैंने कहा यहां बाहर आप बैठे, हम बॉल और बैट वाले हैं। उसके बाद हमें कभी दोबारा ना बुलाया गया। बैच का कुछ नहीं हुआ, बैच में वो गए तो हाँ क्या कहते हैं 2 5 10 लोग जो थे, जो हाँ जिनको नहीं पढ़ना था वो थे नहीं, बाकी लोगों ने कह दिया कि पढ़ना इन्हीं से है। और उस बैच की स्थिति ये हुई थी कि एक महीने मतलब शुरू के 20 25 दिन में वहाँ 70 बच्चे थे शुरू में, तो वो लगभग लगभग 50 के आसपास रह गए थे, लेकिन एक महीने बाद उसमें 250 बच्चा बैठता था, जो ऊपर के बैचेस से वहां से भी आगे बच्चे बैठते थे, और हम चीयर लीडर्स नहीं बने थे, हम पढ़ा ही रहे थे, तब भी पढ़ा ही रहे थे। तो ये फील करने का सब्जेक्ट है, बहुत मजा आता है जब आप फील करेंगे। तो भैया जो भागे हैं वो रिकॉर्डेड देखें तो हम उन्हीं के लिए बोल रहे हैं, सब दिल पे लें, लिटरली दिल पे लें, हम चाहते हैं। हाँ जी, हो गया बेटा ये वाला fx इज इक्वल टू 0 क्या है बताओ इसके सोल्यूशन। अभी हमने क्या बोला कि भैया ये इक्वेशन में एक नेगेटिव 2 पॉजिटिव सोल्यूशन, यानी x की एक नेगेटिव और 2 पॉजिटिव वैल्यूज को सेटिस्फाई कर, ठीक। तो fx इज इक्वल टू 0 के कितने मिनिमम सोल्यूशन? मिनिमम आएंगे बाबू 3। मिनिमम 3 क्यों आएंगे पहले तो वो समझें। हम x की नेगेटिव वैल्यू देंगे तो भी ये भाई पॉजिटिव होगा, x का पॉजिटिव देंगे तो भी ये भाई पॉजिटिव होगा, होगा नहीं होगा? इसका मतलब f जो हो रहा है वो पॉजिटिव वैल्यूज पे 0 हो रहा है, तो fx इज इक्वल टू 0 के 3 पॉजिटिव सोल्यूशन तो आएंगे यार, ठीक। वो मिनिमम है, मैक्सिमम बताए। बहुत बढ़िया, काहे ये भी बताएं। हाँ, ये जो इक्वेशन है ये तो सिर्फ क्या बता रही है कि कितने पॉजिटिव सोल्यूशन, नेगेटिव वाले तो बता ही नहीं दिया। आप देखो यही तो किया था हमने, जो यहां नेगेटिव सोल्यूशन था उससे हमें यहां सोल्यूशन मिला था क्या? नहीं मिला था। इसका मतलब ये सिर्फ क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये एफ के सिर्फ पॉजिटिव सोल्यूशन रिफ्लेक्ट कर रहा है, नेगेटिव के बारे में नहीं बता रहा, नहीं बता रहा ना। एफ के नेगेटिव सोल्यूशन के बारे में ये वाली इक्वेशन तो इंफॉर्मेशन देगी नहीं, इसको तो कौन से चलते हैं, सिर्फ जहां जहां ये एफ पॉजिटिव पे 0 हो रहा है वही चलते हैं। तो इसका मतलब ये जो हमें दे रहा है ये सिर्फ एफ के पॉजिटिव सोल्यूशन की जानकारी दे रहा है, नेगेटिव सोल्यूशन की जानकारी नहीं दे रहा। अब यदि मिनिमम चाहिए तो नेगेटिव लेंगे नहीं, और मैक्सिमम चाहिए तो नेगेटिव में कितने ले सकते हैं? इनफाइनाइट। तो मैक्सिमम इनफाइनाइट होंगे, मिनिमम 3। बहुत बढ़िया। सेकंड वाले का बताएं। अब यहां भी खेला है, मिनिमम 6 मैक्सिमम 7। ये जो हमें दे रहा है पॉजिटिव सोल्यूशन की जानकारी दे रहा है, ये क्या कह रहा है, ये इंफॉर्मेशन ये कह रही है कि एफ के 3 पॉजिटिव सोल्यूशन है। भाई ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये समझना पड़ेगा, ये क्या बता रही है, सारी इंफॉर्मेशन हमें एक ही चीज बता रही है, क्या? 3 पॉजिटिव सोल्यूशन ऑफ fx इक्वल्स टू 0 ये बता रही है, ना ये नेगेटिव सोल्यूशन की जानकारी दे रही है और ना ये 0 की जानकारी दे रही है। ये भी नहीं बता रहा है कि अब 0 पे 0 है या नहीं है, ये सिर्फ किसकी जानकारी दे रहा है, ये सिर्फ पॉजिटिव सोल्यूशन की दे रहा है। तो हमें पता है 3 पॉजिटिव सोल्यूशन है बेटा, हर पॉजिटिव सोल्यूशन को mod x के इक्वल किया तो कितने सोल्यूशन मिले? 2 मिले, नहीं मिले? तो 3 के कितने मिल गए? 6 मिल गए। अब लेकिन ये तो मिनिमम है, ये तो मेरी मजबूरी है, क्यों? मुझे 3 पॉजिटिव सोल्यूशन तो दिए हुए, ये तो मुझे लेना ही लेना है, तो मिनिमम तो यही लिए, बाकी सब मैंने इग्नोर कर दिए। मैक्सिमम में क्या? मैक्सिमम में 0 वाला। अब 0 मेरा वो राइट है जो मैं यूज कर सकता हूं मैक्सिमम सोल्यूशन के लिए, क्यों? 0 सोल्यूशन है या नहीं है वो जानकारी यहां से नहीं मिल रही है, तो मैक्सिमम के लिए 0 भी लिया जा सकता है, नेगेटिव नहीं ले सकता, क्यों?
मॉड एक्स नेगेटिव होगा ही नहीं, तो इसका मतलब नेगेटिव वाले यदि सोल्यूशन होंगे तो भी काम के नहीं है, लेकिन जीरो वाला हमें एक सोल्यूशन देगा। तो मिनिमम 6 मैक्सिमम 7, इसका बताएं। मिनिमम हमेशा इनफाइनाइट। क्यों भाई साहब, ये जो नेगेटिव सोल्यूशन है ना, x की वैल्यू जब x नेगेटिव दोगे तो ये भाई हमारा लेस देन 1 होगा, और जो पॉजिटिव सोल्यूशन है जब x पॉजिटिव है तो ये कैसा होगा, ग्रेटर देन 1। यानी ये कह रहा है कि एक सोल्यूशन लेस देन 1 है और दो सोल्यूशन ग्रेटर देन 1 है। तो एक सोल्यूशन साइन की हैसियत में है, आपके पास मजबूरी है उसको लेना, और उस एक भी आ गया तो साइन एक्स इज इक्वल टू एक भी नंबर ले लो जो उसकी रेंज में है, तो डेफिनेटली आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। तो यहाँ इनफाइनाइट है, मिनिमम मैक्सिमम दोनों। इस वाले में भी रीजन समझ में आ रहा है कि भैया दो सोल्यूशन ग्रेटर देन 1 है, दो सोल्यूशन कॉसेक स्क्वायर की रेंज में है, और कॉसेक स्क्वायर एक भी नंबर के इक्वल कर दें उसकी रेंज में तो इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलते हैं। तो यहाँ भी इनफाइनाइट। ठीक है, इनको एक बार फिर सोचिएगा, और यदि सोच लें तो इसको छोड़ के बाकी सारे आप निकालना उसमें। ये वाला तो हमने दिया ही है, तो इसको छोड़ के बाकी सारे निकालना एक बार, फिर हम देखेंगे, कल हम डिस्कस करेंगे, कल आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो कल ट्रांसफॉर्मेशन हम, हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट बॉक्स वाला भी देखेंगे। हाँ बोले बेटा। होमवर्क हाँ लाइए, एक तो आज का जो टेस्ट है वो हाँ आप करें दोबारा, हम उसे हाँ वो करेंगे। हाँ मॉड्यूल 2 फंक्शन के मैं कुछ क्वेश्चन ठीक करवा देता हूँ। है आंसर की, आंसर की मैं आपको लिखो, आप मैं देता हूँ आंसर, मार्क कर लेना, अभी मैं देता हूँ। एक मिनट है ना, हम जो है पहले क्वेश्चन आप जो है मॉड्यूल में टिक कर लें बेटा। एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट सेकंड, एक्सरसाइज 1 में, एक मिनट आप देखिए। हाँ मैं स्लाइड में लिख देता हूँ। होमवर्क एक्सरसाइज 1, 1 to 10। ट्वेल्व, 13, 14, फिर 16, फिर 17, 18, 19, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, फिर एक्सरसाइज 2,
फर्स्ट सेकंड थर्ड, इतना ही बहुत है आज। रिजल्ट बता देंगे आपको। अच्छा आंसर की आपने यहाँ दे दी ऊपर है, चलिए मैं आपको आंसर की आंसर लिखाऊं उसके। नो सर, वो आप ले लेना, कोई बात नहीं। अभी पहला वाला तो ऐसे ही, अब उसमें जस्टिफाइड तो कुछ है ही नहीं, आपने कहा कि हाँ, किसी को 20 मिनट। हाँ तो वो आप ले जाना ऊपर से, अभी मैं दिलवा देता हूँ। मैं आंसर आंसर बता दूँ, आंसर मैं बता दूँ, आप आंसर लिख लें। जो हमारे टेस्ट के आंसर्स हैं वो मैं बता देता हूँ। क्लास टेस्ट 1 जो है उसके आंसर्स लिख लें आप। फर्स्ट का बी, सेकंड का डी, थर्ड का ए, फोर्थ का सी, फिफ्थ का ए, फिर सिक्स का ए बी सी डी चारों, सेवेंथ का डी, एट्थ का ए एंड सी, नाइन्थ का भी ए एंड सी, टेंथ का जो है ए बी सी डी लिखा था ऊपर, बी डी, ट्वेल्थ का ए, 13th का ए एंड सी। ठीक है, फिर इसके बाद जो इंटीजर टाइप हैं उनके आप पहले में 5, दूसरे में 5, तीसरे में 9, चौथे में 8, पांचवें में 5। ठीक है, ये है, कोई बात नहीं, पहला वाला है। मिसप्रिंटिंग थी, यार मैंने टाइप करने के लिए मना किया था, मैंने कहा था इनको ऐसे कैसे। अब चलो मैं देखता हूँ, देखते हैं देखते हैं, कोई बात बाकी। हाँ आप ले जाना, हाँ ले जाना ऊपर से। कहाँ कौन से क्वेश्चन में है? हाँ तो एन, एक मिनट कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा एन माइनस वन, एन इक्वल्स टू 1 to 4, ये तो कॉमन सेंस है यार, इसमें क्या है? एन इक्वल्स टू 1 to 4, मेरी फाइल में देखता हूँ, जो मैंने एग्जैक्ट फाइल दी थी उसमें, क्योंकि मैंने टाइप करने के लिए मना किया था कि टाइप मत करना वरना एरर करोगे आप लोग। है नहीं, मैं हाँ वाटर मार्किंग हटाने के लिए दिया था मैंने बस। नहीं 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 बेटा, ये मेरी फाइल में नहीं है एरर, एन इक्वल्स टू 1 ही लिखा हुआ है, एग्जैक्ट फाइल में एन इक्वल्स टू 1 ही लिखा हुआ है, मेरी फाइल में एन इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है। तो इन्होंने 16th, हाँ डेल्टा एस, डेल्टा इंटू एस, यही तो है। नहीं नहीं ये आएगा, इससे आएगा। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन ये सही है, ये सही है।
कोई बात नहीं, हम बात करते हैं, चलिए, गुड नाइट बेटा। ओके बेटा। हाँ मैं